हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट का टॉपिक देखेंगे। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट को शुरू कर पाएंगे। बैकग्राउंड देखो क्या है। अगर हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट तो समझ ही होगे ना भाई, सर्कल में लोगों को बिठाना है। ठीक है, और ये प्रॉपरली गिवन होगा कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर या ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। बट ऑब्वियसली फेसिंग आउटसाइड इज मीनिंगलेस थिंग। ओके, जब भी आप सर्कुलर टेबल पे बैठते हो खाना खाते हो तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब दे आर फेसिंग सेंटर ओनली। ये मीनिंगलेस है, ये ज्यादा इतना इस पे कुछ खास बनता नहीं है। बट अगर जबरदस्ती वाली बात है, क्वेश्चन बन गया तो आप उसका भी आंसर कर लोगे। मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगा, ये सिखाते ही आप ये अपने आप से आंसर कर जाओगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। चलो, तो वी विल अज्यूम ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर ओनली। ओके, तो अब देखो क्या कह रहे हैं। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इसका क्या मतलब होगा, लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये देखो भाई, ये सर्कल सर्कल में बैठे होंगे, कुछ कुछ लोग होंगे ऐसे। तो क्या कह रहे हैं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जैसे यहाँ पे बी बैठा है तो ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये होगा जी फर्स्ट लेफ्ट ऑफ बी। और ये क्या हो गया जी, सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। तो ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। वाई, ये बी का ये लेफ्ट क्यों है, क्योंकि बी ऐसे बैठा है, इधर देख रहा है बी। देखो भी आराम से, ये इधर देख रहा है। अगर बी ऐसे बैठा है तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, इसका लेफ्ट डायरेक्शन चल रही है और ये इसकी राइट डायरेक्शन चल रही है, क्योंकि राइट हैंड इसका यही होगा ना भाई। ऐसे बैठ के खाना खा रहा होगा तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। इट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी वाली बात समझ में आई। तो ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में है ए। तो कैसे करना होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ऐसे ये थर्ड लेफ्ट, ये फोर्थ लेफ्ट एंड सो ऑन। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब ये एंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंड का मतलब है ये वही ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल है। रूल क्या भाई, इंग्लिश की बात है, थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी मतलब एंड ए इज, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो जो सी है उसके थर्ड राइट में बैठा है ए। ठीक है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सो सी कहीं बैठा होगा, जैसे अब देखो भाई, अब सी को कहाँ बनाना पड़ेगा। अब आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, लेट मी यूज अनदर कलर। तो सी मेरे को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। सी को जब मैं यहाँ बिठाऊंगा तो मैं बोलूंगा ना, सी के राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। सी तो ए इज, क्या बोला मैंने, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सो ए, और ये ए कैसे पता लगा, एंड से पता लगा। ठीक है, क्योंकि एंड का मतलब ये पहले वाला। ठीक है, ओके जी। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के थर्ड राइट, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड पे ए बैठा है। इस तरह से अरेंजमेंट है, समझ गए हो। तो पहली बात क्या बोली थी, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के सेकंड लेफ्ट में था ए। और दूसरी बात क्या कह रही है कि अगर ये एंड को भी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बोलो, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, पहले तो इतनी बात करो, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के थर्ड राइट में बैठा है ए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो हमने बोलता ना ये एंड इज, तो एंड इज का मतलब एंड मतलब यही है। तो मतलब ये पहले वाले की बात हो रही है। दो दो लोगों की बात ही चल रही है। एंड कहने का मतलब क्या होगा, आप पहले वाले की ही बात कर रहे हो। इट्स ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की ये सारी कहानी है। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अब आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करो, नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो वही बात है भाई, ये देखो भाई, कुछ कुछ हमने बना लिए। तो ए सेकंड, ये बी बैठा है तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट हो गया। अच्छा, हु इज, अब ये ध्यान रखना, हु, हु मतलब यहाँ पे हु का मतलब बी होता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे होता तो आप ए की बात कर रहे हो, हु मतलब बी। तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, कॉमन सेंस से सोचो, हु मतलब यहाँ पे वही बात है, बी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के थर्ड राइट में है बी, है ना। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ बैठा होगा। तो ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, तो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, समझ गए हो ना। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है, बी है। तो हु की जब बात आएगी तो ये जो जस्ट अभी जिसकी आपने बात करी है उसकी बात हो रही है, और एंड मतलब जो पहले वाला था उसकी बात हो रही है। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। समझ गए हो ना। तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो मतलब बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के थर्ड राइट में है जी बी, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड राइट इज बी। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ बस। ये हमारा बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड बन गया। अब क्वेश्चन हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी तो देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो कितने बंदे हो गए ये, सात सात लोग हो गए। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। जनरली मैंने आपको बताया है, फेसिंग टू द सेंटर ही होता है। अब बाहर मुंह करके कौन बैठेगा भी, है ना। ऐसे इमेजिन करो, आप सर्कुलर टेबल
सर्कुलर टेबल पे बैठे हो और सारे बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना? ये तो कब बैठेंगे, जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा होता है घर में तो भी सारे रात को बैठ के खाना तो साथ साथ खाते ही है ना भाई, चाहे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, एक दूसरे से बनती ना हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? आपस में भाई बहन की लड़ाई है या कुछ भी है, फिर भी बैठ के खाना तो खाएंगे ही। सेंटर की तरफ ही बैठते हैं सारे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बैठते तो ऐसे ही है। ऐसे करके तो कोई भी नहीं बैठता कि बाहर की तरफ मुंह कर लो, है ना? तो बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होंगे जब लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, है ना? अब क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोल मतलब दिमाग तो मेरा चल रहा है उल्टा, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ज्यादा, है ना? ठीक है भाई, कोई देखेगा तो फिर वही बात है। अगर चलो बोल ही देते हैं। जब हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है ना तो फिर ऐसे ही बैठा जाता है। अब किसी की कोई वाइफ देखेगी तो भाई मेरे को मत पकड़ना। चलो ठीक है जी। ओके, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। ठीक है, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, 7 लोग बैठे हैं टोटल, तो पहले बना लो, 7 लोग बना लो। ठीक है, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 7 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। पहला काम यही करना है भाई, अगर आपने ऐसे बनाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी बनाओ पहले। यहाँ पे मैंने सी ले लिया। अब सर्कुलर टेबल है ना, तो आप सी को कहीं भी दिखा सकते हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुरुआत हो तो करनी है, जैसे मर्जी शुरुआत कर लो, है ना? याद है, अगर आपने मेरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो देख रखे हैं, कम्युनिटी और इसकी प्लेलिस्ट देख रखी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये देखो, जैसे अगर आपने ये ऐसे बनाया ए बी सी, या आप ऐसे बना लेते हो बी ए सी, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना लेते हो सी सी बी ए, ऑल आर सेम। क्यों? क्योंकि देखो सर्कुलर फैशन में देखना, क्लॉकवाइज देखो ए सी बी, यहाँ से भी देखो भाई ए सी बी, और यहाँ से भी देखो भाई ए सी बी, तो ये सारे एक जैसे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये मत सोचना कि सर सी को कहाँ पे बिठाना है, एंड ऑन, जहां आपका मन कर रहा है वहां पे बिठा लो। ऑल दीज 3 अरेंजमेंट्स आर सेम। याद आ रहा है ना, जब मैं आपको कहता था कि सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था, लीनियरली अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल इज द आंसर। अगर एन लॉग बैठ एन पर्सन है, उनको लीनियरली अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल आंसर होता था। लेकिन जब सर्कुलर अरेंजमेंट आता था तो n-1 फैक्टोरियल आंसर आता था। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल बाय n कर लेते थे हम लोग, दैट इज नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल। तो डिवाइड बाय n हम लोग क्यों करते थे, यही यही सिनेरियो है ना, क्योंकि ये तीनों की तीनों चॉइसेस एक जैसी हैं। तो वही चीज है, आप आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। सी का आपको जहां मन कर रहा है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी को फिक्स किया ना। अब क्या कह रहा था भाई, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है जी, तो सी के लेफ्ट में देख लो भाई, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी आ गया जी। ठीक है, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये लेफ्ट चल रहा है सी का। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो हु मतलब सी, तो सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो लो जी एफ ये बैठा होगा, उसका इमीडिएट लेफ्ट है सी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ए कहाँ बने, ई कहाँ बने, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अभी मेरे को टेंशन पैदा हो रही है। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं बी इज बिटवीन डी एंड डी। अब वो भी नहीं पता, डी और ई भी नहीं है, तो फिर मैं फंस रहा हूँ। तो अब देखो इसका इलाज क्या होगा। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आपको ना दो बनाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, ये रूल है भाई, इस रूल के हिसाब से चलोगे कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो फंसोगे गेट एग्जाम में। ये तो एक बार आपने बना लिया। अब इसने क्या कहा था, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो अब देखो कहाँ पे आप ए घुसा सकते हो, पहले तो ये कोशिश करो करने की। अगर आपने ए यहाँ रखा तो आप बोल सकते हो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में है, तो ई इधर दिखाना पड़ेगा, तभी आप बोलोगे ना ई के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आ गया ए। इस तरह से पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी समझ में आती है आपको? और क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब जैसे देखो, अगर आप ये पहले मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, अब देखो, और कोई पॉसिबिलिटी समझ में आती है? आपको लगेगा कि हम क्या करते हैं कि ए और ई को स्वैप कर देते हैं, ये गलती भूल के भी मत करना, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आपने ई को इधर रखा और ए को अगर आपने इधर रख दिया, तो मैंने क्या बोला था भाई, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए था, लेकिन अब ई के थर्ड राइट में ए आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, स्वैप कर देगा तो लेफ्ट राइट उल्टे हो जाएंगे, तो वो तो गड़बड़ा है, वो काम तो कर नहीं सकते। तो और बताओ भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको समझ में आती है? ठीक है जी, तो हमने पहले ए इधर रखा था और ई इधर रखा था, अब मैं कुछ और पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ। ए को मैंने यहाँ रखा था ना, अब मैं कोशिश कर दूँ ए को यहाँ रख दूँ। अगर मैं ए को यहाँ रख दूंगा तो क्वेश्चन क्या था भाई, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो कंस्ट्रेंट थे, रादर कंस्ट्रेंट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है ना, तो इनको हम फुलफिल कर रहे हैं। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई इधर होना चाहिए था ना, तभी मैं कहूंगा ना ई के थर्ड लेफ्ट में ए है, लेकिन सी यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो ये काम तो मैं कर नहीं सकता, है ना? सी और ई को एक जगह पे तो बिठा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ए यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर ए यहाँ नहीं आ सकता तो फिर क्या ए यहाँ आ सकता है?
अगर ए यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा जी, क्या बोला गया था, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए था, तो मतलब वही बात आएगी। ये ये देखो, ई अगर मैं इधर रखूंगा तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ बात बन रही है। ठीक है, तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में ए आ पा रहा है। तो पहले आपने ऐसे रखा हुआ था, अब एक ऐसे भी रखा जा सकता है, कोई मनाही नहीं है इस बात में। तो इसलिए याद रखना, जब भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकलेंगी ना, तो आप ऐसे मल्टीपल सर्कुलर अरेंजमेंट साथ साथ बनाते जाएंगे और एक एक करके कंस्ट्रेंट लगाते चले जाएंगे। जहां पे भी कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं हो रहा होगा, जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही होगी, तो आप उस सर्कुलर अरेंजमेंट पे कांटा लगाते जाएंगे। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी, अच्छा और एक मिनट रुको, एक पॉसिबिलिटी अभी और भी तो देखेंगे ना हम लोग। एक 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 हमने यहाँ रखा था, अब पॉसिबिलिटी रखो कि ए यहाँ रख लें। अगर ए यहाँ रखेंगे तो फिर वही बात है, मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, बात नहीं बनने वाली थी। हमने जैसे देखा था ई और ए को स्वैप करने की कोशिश करी थी। आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। अगर आपने ए को यहाँ रखने की कोशिश करी, लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आप चीजों को ढंग से देख पाए। ये मैं सिर्फ सपोजिशन कर रहा हूँ, ए अगर मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी तो ई को मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा ना भाई, और जी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तभी तो, क्योंकि ई को यहाँ क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ई के ए जो होगा वो थर्ड लेफ्ट होना चाहिए था, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, समझ पा रहे हो, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड। तो यहाँ पे ए तब रखा जा सकता है जब यहाँ पे ई रखा जाए, ई यहाँ पे मैं रख नहीं सकता, तो और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती थी और वही दोनों मैंने आपको भर के दिखा दी। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद है जी बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी इज, अब ये अगला कंस्ट्रेंट हो गया, तो अब देखते हैं भाई दोनों में से किस में आ सकता है, या अगर दोनों में आ पा रहा होगा तो फिर दोनों आंसर ठीक है, कोई मनाही नहीं होगी इस बात में। तो देखते हैं क्या होता है, बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में बी बैठेगा, ये कहना चाह रहा है। बिटवीन मतलब इमीडिएटली बिटवीन होता है, ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो इमीडिएट बीच में ही होगा। तो बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में बी को बिठाना है। तो अब देखो, या बी इधर, डी इधर होता तो फिर बी इधर आता, लेकिन डी आप यहाँ बिठा नहीं सकते। अच्छा जी, अगर आपने डी को यहाँ बिठा तो फिर बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जी है, तो बात बन नहीं रही, तो ये इस पे काटा। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो अब देखो भाई, बी इज बिटवीन डी एंड डी, ई कहाँ बैठा, ये बैठा। ठीक है, और उसके बाद फिर डी और ई के बीच में था ना, तो डी इधर रखूंगा तो बी इधर रख सकता हूँ, बात बन रही है हमारी। ठीक है, बात हमारी बन रही है। और तो मेरे ख्याल से एक और पॉसिबिलिटी तो हमने कांटे लगा दी थी। ठीक है जी, तो फाइनली हमारी ये अरेंजमेंट निकल के आई है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, ये है जी अरेंजमेंट इनकी। तो अगर आपको फिर भी डाउट लगा है तो आप क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और कहीं से स्टार्ट तो हमने यहीं से किया था। देखो भाई, 7 लोग थे, तो पहले तो मैंने 7 सर्कल बना करके 7 ऐसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लीज बनाने हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। नहीं तो फिर वही बात है, अगर आपने ऐसे ये लोगों को ना बिठाया और 7 ऐसे, मतलब यू कैन से लाइंस आपने ना खींची, तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कहाँ पे क्या करना था एंड सॉन। तो बेटर है आप पहले ये खींच लो, उसके बाद फिर एक एक करके कंस्ट्रेंट लगाओ। जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एंड सॉन, वो सारे कंस्ट्रेंट लगाओ। तो कंस्ट्रेंट लगाने के बाद हमारे पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बी इज बिटवीन डी एंड डी, तो फिर वही बात है, डी और ई के बीच में बी होना चाहिए था, तो वो सिर्फ यहीं पे फुलफिल हो पा रहा है, यहाँ पे वो चीज हम कर ही नहीं पा रहे थे किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप करना चाहते, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ भाई, बिटवीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मतलब होता है इमीडिएटली उन दोनों के बीच में बैठा है। नहीं तो आप ऐसे भी बोल के भाग सकते थे, यहाँ पे डी लगा लेते और यहाँ पे बी लगा लेते, तो डी और ई के बीच में बी बैठा है, लेकिन इमीडिएटली बीच में तो नहीं आया ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं, तो बिटवीन का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है इमीडिएटली बीच में बैठा है वो। ठीक है, तो मतलब डी और ई के बीच में भी है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मैंने काफी बार बोला है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमने इस पे काटा लगाया था, है ना, क्योंकि हम डी और ई के बीच में बी को बिठा ही नहीं पा रहे थे। एक ये जगह खाली थी डी के लिए, अगर मैंने यहाँ पे डी रखा तो फिर यहाँ पे बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जी बैठा है। और आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो भाई इसको। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन, ये सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी पूछेंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर यही ऑप्शन में दे दिया उन्होंने, ये ऑप्शन में दे दिया, ये तो कोई भी बता देगा, इसमें क्या है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे ना आपके पास, तो चारों ऑप्शन में से देख लेना कौन सा ऑप्शन ये सारे कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा है, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया इसको आपने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी, इसको ले जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, और फिर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो लेट मी कॉपी इट। देखो ये है जी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे गेट एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, ये हमारी
अरेंजमेंट थी जो हमने बना रखी थी। अब देखो ऐसे पूछेगा आपसे, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। समझ लो क्या कह रहा हूँ? ये अरेंजमेंट ऑप्शन में नहीं नजर आएगी। ये कंस्ट्रेंट्स थे, तो इन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आपने अरेंजमेंट ये बना ली। ये अरेंजमेंट पेपर में नहीं आने, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर ये ऑप्शन देने लग गए आपको, फिर तो कोई भी देख के बता देगा। तो मजा तो तब आएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूछेगा, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। ई के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है? तो देखो भाई, ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आंसर इज एफ। आया पकड़ में कैसे कर रहे हैं? ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। ठीक है, तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। तो मतलब सेकंड के जस्ट लेफ्ट में ये होना चाहिए, तो मतलब ऐसे ही नजर आए, बीई। सीधा सीधा यार उठो भाई, बी नजर आता है? नहीं नजर आता, छोड़ दो इसको। सी ए नहीं, ए सी नजर आता है, सी ए नजर नहीं आ रहा। जी डी, तो जी डी, जी डी देखो नजर आ रहा है। हाँ, अ, ना, डी जी नजर आ रहा है, जी डी नहीं नजर आ रहा, और डी जी नजर आ रहा है। तो ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं समझ आया तो मैं आराम आराम से बोलता हूँ। देखो भी क्या कहा था इसने, द फॉलोइंग पेयर्स एज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, मतलब ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी होना चाहिए। तो चेक करना भाई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी है क्या? ई ई ऐसे सेंटर की तरफ बैठा है, तो उसके लेफ्ट में तो एफ है, बी तो नहीं है। छोड़ दिया मैंने इस ऑप्शन को। नेक्स्ट, ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या सी नजर आता है? प्लीज समझ में आ चुका होगा आपको मैंने क्या समझाया अभी यहाँ पे, है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड, फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो सेकंड के लेफ्ट में फर्स्ट होना चाहिए था, इमीडिएटली इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए था। तो देख लो भाई, अब सी ए है तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी नजर आना चाहिए था। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी तो नहीं, ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी तो नहीं नजर आता। ए तो सी तो इमीडिएट राइट नजर आ रहा है, ए के, समझ रहे हो ना भाई? ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई, है ना? वो आई थिंक मेरे को एक ब्यूटीफुल बात है समझ में याद आ रही है एक्चुअली। मतलब मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस है ये, लेकिन जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती है। डायरेक्शंस की ना प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। सच बात बताऊं, मेरी मम्मी को भी ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम है। मैं पूछूंगा, बोलूंगा ना कहाँ जाना है, तो ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट ले ले। ऐसे, मतलब इस तरफ इशारा करके कह रहे हैं लेफ्ट ले ले, है ना? और फिर कई बार बोलेंगे इस तरफ इशारा करके, बोलेंगे कि इस तरफ अच्छा, ये तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। इस तरफ इशारा करके तो लेफ्ट ही था, मतलब ऐसे बोलेंगे इस तरफ इशारा करके राइट ले ले, ऐसे इस तरफ इशारा करके राइट ले ले। तो मतलब जाना है राइट, बोल रहे हैं लेफ्ट, है ना? और देखा होगा आपने, कई लोग कर देते हैं, लेडीज तो करती हैं, जेंट्स भी कई बहुत आदमी होते हैं जो इस तरह से गलतियां करते हैं, कंफ्यूज लोग जो होते हैं वो करते हैं, है ना? ऐसे ही, ऐसे मतलब यू कैसे इस तरफ इशारा करेंगे राइट की तरफ, और बोलेंगे ये लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलना है। इशारा कर रहे हैं राइट की तरफ, बोल रहे हैं लेफ्ट चलना है ना? तो ये तो राइट लेफ्ट की कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहती है। वो आपने मूवी भी देखी होगी ना, कौन सी थी वो, हेरा फेरी थी शायद, है ना? वो कहता है लेफ्ट चलना है, कहता है आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, क्योंकि वो आमने सामने खड़े तो ऑब्वियसली उल्टा ही होगा, है ना? वो सुनील शेट्टी बोलता है ना, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट। तो ये वही बात है भाई, ये गड़बड़ हो जाती है, बहुत लोगों के साथ गड़बड़ होती है। ठीक है, तो मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता था, बट जस्ट फॉर द सेक मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जनरली ये प्रॉब्लम रहती है ना? और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जो वुमेन्स का जो माइंड होता है ना, वो इट्स जस्ट लाइक मेस, कंप्लीट मेस होता है। मेसी मतलब कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, कभी वो एंड्स ऑन, मतलब बहुत स्पीड से उनके थॉट्स आते हैं, वो सब खिचड़ी बना के रखते हैं चीजों की। बट जो आदमी का जो ब्रेन होता है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, जो जब भी लेडीज जनरली बात करती है तो हमेशा घुमा फिरा करके, लेकिन जेंट्स जब आदमी बात करेगा वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, मुंह पे, काम खत्म, बस, दैट्स इट, दिस इज देयर, दिस इज दैट, दैट्स इट। तो जो आदमी का ब्रेन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तभी ज्यादातर ये जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते हैं उसका कारण यही होता है। हस्बैंड का दिमाग एकदम अलग तरीके से चल रहा है, और वाइफ का दिमाग एकदम अलग तरीके से चलता है। वाइफ सोचती है एकदम मिक्स करके चीजों को, है ना? अब जैसे, अब एग्जांपल, जैसे मैं ऊपर हूँ, जैसे मेरे को नीचे आ रहा हूँ, तो वाइफ मेरे को हमेशा बोलती रहती है ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, हैंड्स ऑन, है ना? क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसको लगता है कि ठीक है ये भी ले जाऊं, वो भी ले जाऊं, हैंड्स ऑन। लेकिन मेरे को नहीं चलता, मेरे को नीचे जाना तो मैं नीचे उठ के आ जाऊंगा बस, एज इट इज, है ना? मेरे दिमाग नहीं जाएगा चलो ये भी ले जाऊं, वो भी ले जाऊं, हैंड्स ऑन, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है, नीचे जाना तो मैं नीचे जाऊंगा बस। तो समझ रहे हो, मतलब थॉट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है आदमियों के अंदर। लेडीज में माइंड एकदम, और उनकी देखो, उनकी ये बायोलॉजिकल है, और उनको करना भी पड़ता है ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बेबीज को देखना है, सब कुछ करना है, तो पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पूरा घर मैनेज करती हैं। तो फिर इसलिए उनका माइंड मल्टीटास्किंग ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल टास्क एक एक बार में इकट्ठे हैंडल कर लेती हैं, लेकिन आदमी लोग नहीं कर पाते। चलो ठीक है भाई, ज्यादा ज्ञान ज्ञान की बातें नहीं करते, वापस आते हैं अपनी बात पे। हम्म,
विच द फॉलोइंग पेयर हैज फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। ठीक है, तो अब आई थिंक समझ गए होगे जीडी में क्या प्रॉब्लम आई। डी के लेफ्ट में जी होना चाहिए था, ये देखो ये लेफ्ट, तो डी के लेफ्ट में जी होना चाहिए था, बट यहाँ पे बी बैठा है, काटा लगाओ इसको, डी जी। तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी होना चाहिए था, हाँ ठीक है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी था। समझ गए होगे आप लोग हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत जल्दी करके दिखाया था, तो वो देखो मैंने कैसे किया था। अभी क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट, क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, सॉरी हाँ, फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए था, है ना। तो मतलब ई के इमीडिएट लेफ्ट में भी होना चाहिए था, तो ई का लेफ्ट किधर होगा, आप ये देखो, ई का लेफ्ट, क्योंकि ई सेंटर की तरफ बैठा है तो इसका लेफ्ट होगा इधर। ठीक है, अच्छा एफ का लेफ्ट किधर होगा, वो इधर होगा, तो मतलब हर एक का लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ है ऐसे, क्योंकि सेंटर की तरफ बैठे ना वो ऐसे, समझ पा रहे हो। तो ठीक है, तो अब आप ऐसे बना दो, क्या मतलब ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लोगे तो ठीक है जी। ई ई के बाद बी नजर आना चाहिए था, देखो भाई ई के बाद बी नजर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ई से पहले नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज चलना है, प्लीज ध्यान रखो क्लॉकवाइज। और क्यों क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्योंकि ई का लेफ्ट आपको देखना है, देख रहे हो कि नहीं, फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए था, तो सेकंड पर्सन कौन है भाई, ई है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी नजर आना चाहिए था, और ई का लेफ्ट किधर होगा, ऐसे होगा, एफ का लेफ्ट किधर होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे, तो डायरेक्टली क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, तो बस इसलिए मैंने फटाफट से बोल दिया था। ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी नजर आना चाहिए था, लेकिन एफ नजर आना छोड़ दिया इसको मैंने, है ना, तो ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग। सी के बाद ए नजर आना चाहिए था, है ना, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में, है ना, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी, सी ए था, हाँ, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी था ना, हाँ, तो ए के बाद सी नजर आना चाहिए था, ए के बाद सी नहीं है, ए से पहले सी है, छोड़ दो इसको। ठीक है, जीडी है, तो डी के बाद जी नजर आना चाहिए था, डी के बाद जी नजर आना चाहिए था, लेकिन डी से पहले जी, छोड़ दो इसको। डी जी था, तो डी के बाद जी नजर आना चाहिए था, देख लो भाई, सॉरी, डी जी था तो जी के बाद डी, हाँ, तो जी के बाद डी नजर आ रहा है, बात बन गई। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और बोलो तो एक बार और बोल दूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी था तो ई के बाद बी, ठीक है, ई के बाद बी, ई के बाद बी नहीं नजर आया, ए के बाद सी, ए के बाद सी नहीं नजर आया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, है ना, डी के बाद जी, डी के बाद जी नहीं नजर आया, छोड़ दिया, जी के बाद डी, हाँ, जी के बाद डी नजर आ रहा था, बात बन गई हमारी, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हम सेकंड पर्सन के हिसाब से चले थे, अगर आप चाहते तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से भी चल सकते थे, और अगर आप फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चलते तो मैं ऐसे बोलता, क्योंकि देखो फर्स्ट पर्सन है सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, तो ऑब्वियसली बात है जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट के इमीडिएट राइट में है, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो भाई सेकंड, जो फर्स्ट, ये देखो इसने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट सेकंड पर्सन जो है उसके लेफ्ट में फर्स्ट है, तो बेसिक बात है फर्स्ट के राइट में सेकंड होगा, फर्स्ट के राइट में सेकंड होगा, तो अब आप ऐसे चल सकते थे, ये तो क्लॉकवाइज होगी, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्योंकि अब हम राइट देखना चाहते हैं, बी के राइट में ई नजर आना चाहिए था, बी के राइट में, अब देखो मैं क्लॉकवाइज क्यों, एंटी क्लॉकवाइज क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई बी का राइट का होगा, सेंटर की तरफ बैठे हैं ना वो, लेट मी अदर कलर, सेंटर की तरफ बैठे हैं, सेंटर की तरफ बैठे हैं, तो बी का राइट इधर है ना, सेंटर की तरफ बैठे, डी का राइट इधर है ना, सेंटर की तरफ बैठे हैं तो जी का राइट इधर है ना, तो सभी राइट 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 ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चलने का मतलब ये समझ पा रहे होगे आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो और फटाफट देखते चले जाओ, तो बी के बाद ई नजर आना चाहिए, देखो भाई एंटी क्लॉकवाइज, बी के बाद ई नहीं नजर आ रहा, बी के बाद तो डी है, छोड़ दिया मैंने इसको, है ना, सी के बाद ए नजर आना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज में सी के बाद ए ना, सी से पहले ये छोड़ दिया, बात तो बराबर ही है ना, जी के बाद डी नजर आना चाहिए था, जी के बाद डी, तो जी के बाद डी नजर आना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे चलना चाहिए था, जी के बाद डी नहीं, है ना, जी से पहले है, और डी जी, डी जी मतलब क्या होगा भाई, डी के बाद जी, हाँ डी, ठीक है, डी के बाद जी है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बहुत सिंपल बात है, इसमें इसको जब मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, कॉमन सेंस की बात है, आप समझोगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, डीप में बातें मैं इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, ठीक है, मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, तो एफ और ई के बीच में सी होना चाहिए था, एफ और ई के बीच में सी, एफ और ई के बीच में सी नहीं है, गलत है, ई और बी के बीच में एफ, ई और बी के बीच में एफ, ई और बी के बीच में एफ नहीं है, छोड़ दो, ई और बी के बीच में ई, ई और बी के बीच में ए नहीं है, छोड़ दो, जी और ए के बीच में डी, जी और ए के बीच में डी नहीं, छोड़ दो, तो नन इज द करेक्ट, सो सिंपल। which the following has the middle person sitting between the remaining two, दो के बीच में, रिमेनिंग जो मिडिल पर्सन है वो दोनों के बीच में होना चाहिए था, एफ और ई के बीच में सी होना चाहिए था, नहीं बात बनती, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो नन इज करेक्ट, आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, चलो इसको करो नोट डाउन, दैट्स इट, तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, मैंने आपको काफी कुछ समझाया है इस लेक्चर में, है ना।
और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जस्ट टू समराइज, क्या करना है सर्कुलर अरेंजमेंट में, आपको एक तो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, हु इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ थ्री, लेफ्ट ऑफ मी एंड सॉन। मतलब हु मतलब होता है जो जस्ट अभी आपने बात करी थी वो, एंड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, आई थिंक याद आ रहा होगा है ना। हु का मतलब है सेकंड पर्सन, एंड का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये देखो, एंड का मतलब है फर्स्ट पर्सन, हु का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी एंड सो, वो सारा आपको अब समझ में आ चुका है अच्छे से। टर्मिनोलॉजी बस यही थी, ठीक है। और क्या होता है भाई, बाद में जैसे हम बना रहे होते हैं डायग्राम्स, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा रहे होते हैं, तो मल्टीपल आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट्स नजर आएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगाते चले जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी कटती चली जाती है। तो जब कट जाती है तो हम उनको हटाते चले जाते हैं पॉसिबिलिटीज को, डेट्स सिंपल है ना। तो हमने ये एक पॉसिबिलिटी हटा दी थी, ये रख ली थी। आई थिंक आ गया होगा पकड़ में, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। डेट्स इट। तो यहाँ पे आपको मैंने काफी हद तक चीजें क्लियर की है। नेक्स्ट उसमें आके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। बहुत बड़ा और बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। पॉज करके वीडियो को एक बार इसको नोट डाउन कर लो और इसको कोशिश करना सॉल्व करने की। नेक्स्ट यू कैन से वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, और 2 क्वेश्चन को मैंने मल्टीपल टाइम्स अच्छे से पढ़ा दूंगा। रादर मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज लेक्चर में कराया है, उसको मैंने बहुत डीप में और अलग अलग तरीकों से एंगल से सोच के अच्छे से आपको पढ़ाया है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। बस नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराना है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। ये आइंस्टाइन ने बनाया था, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर गया, समझ लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास कैसा भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, आप 100 या 110% गेट एग्जाम में सॉल्व कर जाएंगे। और मेरी सजेशन रहेगी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसको 2 से 3 बार कम से कम खुद करके देखना, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सर्कुलर अरेंजमेंट का, आप बहुत आराम से बहुत इजीली अटेम्प्ट कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, इतने रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड। और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।